नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और दोस्तों 15 मिनट के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश कि हम आपको देश और दुनिया की खेल खबरों के बारे में जानकारी दें। और वर्षांत चल रहा है, 2022 समाप्त होने को आ रहा है और हमने एक विशेष श्रृंखला भी शुरू की है जिसमें हर दिन एक नए स्पोर्ट्स में वर्ष 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा, इस पर जानकारी देते हैं। तो आज हम जानकारी देंगे टेबल टेनिस पर। और श्रोताओं, हम आपको बताते हैं कि आज स्टूडियो में खेल खबरों पर चर्चा के लिए पहुंच चुके हैं वरिष्ठ खेल समीक्षक मलय नीरव। मलय, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी और अभिवादन श्रोताओं का। मलय, इससे पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर आपसे चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 100 रन और बनाने हैं। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 45 रन बनाए। भोपाल में छठी महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन, निखित जरीन और मंजू रानी अपने अपने भार वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंचे। और अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ के लिए 5 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात क्रिकेट की। मीरपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 100 रन और बनाने हैं। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 45 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 231 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को 87 रन की बढ़त हासिल थी, क्योंकि भारत ने पहली पारी में 314 रन बनाए थे। कुल 144 रन की बढ़त लेने के बाद बांग्लादेश ने भारत के सामने 145 रन का लक्ष्य रखा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत ने 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शीर्ष क्रम के 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिससे ये मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 231 रन बनाकर भारत के सामने 145 रन का लक्ष्य रखा है। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 45 रन बनाए। भारत अभी लक्ष्य से 100 रन दूर है। पिच से टर्न और उछाल मिल रहा है और ऐसे में भारतीय टीम के लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा। उसके पास केवल 2 विशेषज्ञ बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बचे हैं, जिन्होंने पहली पारी में बड़ी अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भी टर्न और उछाल से काफी परेशानी हुई। ऐसे में उसके कुछ बल्लेबाजों की जवाबी हमला करने की रणनीति सही साबित हुई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। इनके अलावा उमेश यादव और उनादकट को 1-1 विकेट मिला। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल। और तीसरा दिन आज समाप्त हुआ है। कल चौथे दिन जब भारतीय बल्लेबाज आएंगे, दोनों ही अगर हम बात करें तो नाइट वॉचमैन हैं। जयदेव उनादकट 3 रन पर खेल रहे हैं और नाइट वॉचमैन अक्षर पटेल 26 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तो भारत के सामने लक्ष्य होगा उसकी 100 रन और बनाने हैं। केवल 6 विकेट उसके बचे हुए हैं और जैसा कि रिपोर्ट में अभी हमने सुना कि सिर्फ 2 बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर हैं जो एक विशेषज्ञ बल्लेबाज जाने जाते हैं। तो बड़ा रोमांचक स्थिति में ये मैच पहुंच चुका है। मैच रोमांचक हो चला है और इसमें कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत और अय्यर दोनों कोशिश करेंगे कि भारत किसी तरह से हार से बचे, क्योंकि आज जिस तरह से शकीब उल हसन ने और उसके बाद अगर खासकर हम बात करें तो जिस तरह से आज मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, तो भारत के लिए कुछ समस्याएं तो खड़ी कर ही दी। क्योंकि जब 45 रन आपकी झोली में हो और 4 विकेट आपके गिर चुके हों और आपका जो स्टार बैट्समैन है विराट कोहली वो भी आउट हो चुका हो, तो थोड़ी तो चिंताओं की रेखा माथे पर गहरी होती दिखाई देने लगती हैं। और जिस तरह से शुरुआत हुई भारत की इस पारी की, अगर आप देखें केएल राहुल जिन्होंने शाकिब अल हसन की गेंद पर बल्ला अड़ाया, मात्र 2 रन के स्कोर पर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा स्टंप हुए, शुभमान गिल गए और फिर कोहली गए, जिनको लेकर काफी हंगामा भी हुआ वहां जब उनका विकेट गिरा। तो इस तरह की चीजों के बाद तो मुझे लगता है कि भारत को कोशिश करनी होगी, खासकर ऋषभ पंत को। टॉप ऑर्डर जा चुका है और जो सबसे एक कंसोलेशन वाली बात ये होगी कि जब ये देख रहे होंगे कि जिस तरह से अक्षर पटेल खेल रहे हैं, 26 रन वो बना चुके हैं, तो थोड़ा इनको एक संबल मिला होगा भारतीय बल्लेबाजों को जिन्होंने अब आना है खेलने के लिए कि अगर हम टिककर खेलें और थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच लें
तो हम शायद गेंदबाजों को काबू में कर सकते हैं। देखिए, एग्रेसिव अप्रोच लेने वाला ये विकेट नहीं है। यहाँ गेंद ऐसे आती है जैसे सांप चलता है अपने बिल में घुसने के लिए, उस तरह से गेंद घूम रही है। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि आपको कोशिश करनी होगी वहां टिके रहने की, और अगर आप बचे हुए बल्लेबाजों की जो जो उनकी शैली है, जो उनकी क्षमता है, उस पर अगर आप नजर डालें तो ऋषभ पंत बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, चाहे कैसी भी विकेट हो। अगर उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार किया, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 100 रन बहुत मुश्किल ना हो। लेकिन जिस प्रकार से गेंद में उछाल है और फिरकी जिस तरह से अपना कमाल कर रही है, उस पे तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत संभल कर खेलने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी जब भारतीय गेंदबाज भी गेंदबाजी कर रहे थे तो ये पिच उन्हीं का साथ दे रही थी, स्पिनर्स का ही। जी बिल्कुल, स्पिनर्स का साथ दे रही थी, और उस समय 3 विकेट लिए थे अक्षर पटेल ने, और अश्विन को 2 विकेट मिले थे। और भारत की जो कह रहे हैं कि खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने अब तक 3 विकेट लिए हैं भारत की दूसरी पारी में, और वनडे में भी इन्होंने काफी दुखी किया था। और अब लगता है कि एक बार फिर यहाँ पे जो क्लीन स्वीप करने की जो भारत की इच्छा है, और टेस्ट चैंपियनशिप में अंक प्राप्त करने की जो इच्छा है उनकी, उस पर ये थोड़ा सा एक बड़ी बाधा बनते हुए, थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ी बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, एक तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जिसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को, काफी परेशान किया। जब 2-4 चांस मिले भी, मौके मिले भी, उसके बाद भी वो नहीं टिक पाए भारतीय बल्लेबाज। तो इस तरह से लगता है कि मिराज ने बहुत ही कठिन परिस्थिति में लाकर भारतीय टीम को खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल, और हम बात करेंगे भारत के कार्यवाहक कप्तान लोकेश राहुल की। बल्ले से इस श्रृंखला में, इस दौरे पर वो कुछ खास नहीं दिखा पाए, कुछ नहीं कर पाए, और अब जब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करने वाली है, तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 के लिए या टीम में सिलेक्शन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा सवाल है कि क्या, क्योंकि देखिए, भारतीय टीम एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। कई कप्तान आए, कई गए, सभी फॉर्मेट्स में, और यहाँ राहुल के लिए उनकी कप्तानी पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उनका पल्ला चल नहीं रहा है, ये एक मुश्किल समय है उनके लिए। जी बिल्कुल, और रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। कल दूसरे दौर के मुकाबले समाप्त हुए। ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश ने नागालैंड को पारी और 230 रन से हराया, और उत्तराखंड ने उड़ीसा को पारी और 99 रन से हराया। ग्रुप बी में मुंबई ने हैदराबाद पर पारी और 217 रन से जीत दर्ज की, और मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ पर पारी और 125 रन से जीत दर्ज की। और बात मुक्केबाजी की। भोपाल में 6ठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में असम की लवलीना बोरगोहेन, तेलंगाना की निखत जरीन और रेलवे की मंजू रानी अपने अपने भार वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 75 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना ने रेलवे की मीना रानी को 5-0 से हराया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मध्य प्रदेश की जिज्ञासा राजपूत से होगा। 50 किलो भार वर्ग में विश्व चैंपियन निखत जरीन ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में गोवा की तनिक्षा चावर को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंतिम 4 में उनका मुकाबला अखिल भारतीय पुलिस की शिविंदर कौर सिद्धू से होगा। 48 किलो भार वर्ग में रेलवे की मंजू रानी ने चंडीगढ़ की सिमरन को 5-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में मंजू का सामना मध्य प्रदेश की अंजलि शर्मा से होगा। मंजू के अलावा रेलवे की ही ज्योति ने 52 किलो भार वर्ग में और शशि चोपड़ा ने 63 किलो भार वर्ग में अपने अपने मुकाबले जीते। तो एक जिस तरह से जो भारत की टॉप बॉक्सर्स हैं, और वो उम्मीद के अनुसार सेमीफाइनल में गई हैं। बिल्कुल, अब अभी वर्तमान समय में आप देखें कि निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपना बिल्कुल धुआंधार फॉर्म जो दिखाया है, जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया और जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर अपनी जगह बनाई है सेमीफाइनल में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तनिक्षा चावर को उन्होंने हराया, और उसके बाद अगर आप बात करें लवलीना की, तो उनसे भी उम्मीद थी कि 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट मंजू रानी और वो 2 लोग ऐसे हैं जिनसे उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे, और उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। ये भारत की महिला मुक्केबाज जो हैं, ये खरी उतरी हैं उम्मीदों पर। तो इस तरह से कोई इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं। श्रोताओं, जैसे कि आपको हमने शुरू में ही बताया था कि विशेष श्रृंखला हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, और आज टेबल टेनिस की बात करेंगे। और भारत में जब भी खेलों की बात की जाती है तब टेबल टेनिस का नाम जरूर आता है। पिछले कुछ सालों से इस खेल ने बहुत सी सुर्खियां बटोरी हैं, और बहुत से खिलाड़ी भारत को देने में सफल भी रहा है। ये बदलाव तब आया जब भारतीय टेबल टेनिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा
किया। और जब भी टेबल टेनिस की बात होती थी तो पहले अचंता शरद कमल का नाम लिया जाता था, लेकिन अब उसके नाम के साथ साथ मणिका बत्रा और साथियान गुणशेखरन का नाम भी एक चैंपियन के रूप में लिया जाता है। तो आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2022 में टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली मणिका बत्रा ने इस वर्ष एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया है और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इस वर्ष उन्होंने जी साथियान के साथ मिलकर दोहा में WTT कंटेंडर में मिक्स डबल्स में रजत पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। लगभग 20 साल से टेबल टेनिस खेल रहे अचंत शरद कमल भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस खेल में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने 2022 में पहली बार सिंगापुर में WTT ग्रैंड स्मैश का खिताब जीता। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण सहित 1 रजत पदक जीता। वे राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 8 पदक जीत चुके हैं। उनके चमकदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी साथियान ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की टीम स्पर्धा में स्वर्ण, पुरुषों के डबल्स में रजत और पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी बिल्कुल। और टेबल टेनिस में जब पहले हम सुनते थे तो कमलेश मेहता, उससे पहले चेतन बबूर, और चेतन बबूर की अगर बात है तो चेतन बबूर एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे और वो कारनामा हासिल किया है नवंबर में मणिका बत्रा ने। बिल्कुल। विश्व नंबर 6 खिलाड़ी जो थी हिना हायात जापान की, उनको उन्होंने हराया और बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और ये मानना पड़ेगा कि मणिका बत्रा ने लगातार बढ़िया खेला है पिछले 2-3 सालों में। अगर आप देखें ओलंपिक्स में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि एक इतिहास रच जाएगा। एक वो मौका भी आया जब लगने लगा था कि पदक की दौड़ में ये शामिल हो चली हैं। तो उसके बाद से भी मणिका बत्रा ने छोड़ा नहीं, बहुत अच्छा किया। 1997 में चेतन बबूर ने जीता था और उन्होंने जीता है। तो इस तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। राष्ट्रमंडल खेलों में जरूर इनको निराशा हुई थी, लेकिन वो निराशा को उन्होंने अपनी खुशी में तब्दील जब किया जब इन्होंने ये कांस्य पदक जीता और पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी कांस्य पदक जीतने में। और उसके अलावा अगर हम बात करें अचंता शरद कमल, तो 20 साल से भारतीय टेनिस में योगदान दे रहे हैं। भारतीय टेनिस का झंडा उठाए आगे आगे चल रहे हैं। और उनको मैंने देखा था जब वो बीजिंग ओलंपिक्स में गए थे खेलने, तब भी उन्होंने एक कड़ी चुनौती पेश की थी अपने प्रतिद्वंदियों के सामने। और जिस प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों में झड़ी लगा दी पदकों की, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से भी देखने पर कि उनके खेल जीवन की सांधवेला आने वाली है। ऐसा नहीं लगता। 40 वर्ष की उम्र हो चुकी है और खेले जा रहे हैं लगातार। उन्होंने भारत के जो उदीयमान सितारे हैं उनको प्रेरित किया है कि आप टेबल टेनिस खेलें और टेबल टेनिस में भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने में उनका जो योगदान है उसके लिए शब्द काफी नहीं। जी बिल्कुल। और जी साथियान ने भी इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं। और गुणशेखरन 30 के अंदर पहुंच गए हैं। 40 से कम है उनकी विश्व रैंकिंग इस समय, बड़ी बात है। जी। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ के लिए 5 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में रोहन बोपन्ना, रामकुमार रामनाथन, युकी भांबरी, प्रज्ञेश गुणेश्वरन और शशि कुमार मुकुंद को शामिल किया गया है। सुमित नागल रिजर्व खिलाड़ी रहेंगे। रोहित राजपाल गैर खिलाड़ी कप्तान होंगे। विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ मुकाबले 3 और 4 फरवरी को डेनमार्क में हिलेरॉड में खेले जाएंगे। टीम का जो सिलेक्शन हुआ है आज, टीम कॉम्बिनेशन पर आपका टेक? देखिए, बहुत अच्छी टीम है। रोहन बोपन्ना खेल रहे हैं तो डबल्स में उनसे अच्छे खेल की उम्मीद की जा सकती है। भारत और डेनमार्क का रिकॉर्ड उठा के देखें तो अभी तक 2-1 से भारत आगे रहा है। और एकमात्र खिलाड़ी हैं उनके होल्गर यूने, जो 19 वर्ष के हैं, रैंक नंबर 11 है वर्ल्ड रैंक उनका। वही एकमात्र अवरोध भारत के लिए खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखती है। जी बिल्कुल, भारतीय टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और मार्च में दिल्ली में जो विश्व ग्रुप 1 का प्लेऑफ मुकाबला हुआ था उसमें भारत ने डेनमार्क को 4-0 से हराया था। बहरहाल इस पर और दूसरी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास समय वक्त की कमी हो चली है।
श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल समीक्षक श्री मलय नीरव को। मलय, आपने समय निकाला स्टूडियो में हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 100 रन और बनाने हैं। कल चौथे दिन का खेल शुरू होगा। भारत 4 विकेट पर 45 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।